How the judges of Supreme Court can be selected? Should the court themselves appoint judges or should there any other body for judicial appointment? प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का चयन कैसे किया जाना चाहिए? क्या न्यायालय को स्वयं न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी चाहिए या न्यायिक नियुक्तियों के लिए अन्य कोई निकाय होनी चाहिए? इस महत्वपूर्ण फैसले का यहाँ अध्ययन ग्रोथ माउंट यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर हमारे द्वारा किया जाएगा, जिससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब हम लोग शोधने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आप सभी महत्वाकांक्षी छात्र एवं अन्य दर्शकों का ग्रोथ माउंट एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच ग्रोथ माउंट यूपीएससी पर। मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। आज 19वां उपाख्यान है इस विशेष श्रृंखला का, जिनमें हम लोग महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अध्ययन करते हैं, एक परीक्षा लक्ष्य अध्ययन करते हैं, और ये फैसले ऐसे हैं जिन्होंने आज के भारत के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। आज 19वां उपाख्यान है 3 जजेस केस, जिसका टाइटल है 3 अलग अलग साल आपको दृश्यमान है, 1981, 1993 और 1998। तीनों में अलग अलग मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, मगर जो मैटर है तीनों अलग अलग मामलों में वो कॉमन है, वो है जुडिशियल अपॉइंटमेंट की। जुडिशियल अपॉइंटमेंट, हाउ द जजेस शुड बी अपॉइंटेड, स्पेशली फॉर द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट अलग अलग है। एक एसपी गुप्ता केस है, एक एसोसिएशन वाला केस है और एक स्पेशल रेफरेंस वाला है, जिनको हम लोग आगे साइमल्टेनियसली देखेंगे। साथ ही आप इन सारी चीज़ों को हमारे वेबसाइट प्लेटफॉर्म, हमारे पोर्टल के ऊपर भी इन सारी चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। वहाँ से आप आपकी नोट्स बना सकते हैं। यह सारा डेटा वहाँ इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग ऑलरेडी मौजूद है। प्लस आपकी अनुकूल भाषा में, चाहे आप अंग्रेजी माध्यम के हो तो आपको अंग्रेजी माध्यम में कंटेंट मिलेगा, चाहे आप हिंदी माध्यम के हो तो आपको आपकी अनुकूल भाषा हिंदी में कंटेंट वहाँ मिलेगा। तो आप आज ही हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ रजिस्टर कीजिए और पूरी वेबसाइट का एक्सेस पाइए। प्लस यू कैन ऑल्सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर अवर दिस यूट्यूब चैनल ग्रोथ माउंट यूपीएससी। जैसे यहाँ जनरल स्टडीज़ के महत्वपूर्ण तत्वों की चर्चा की जाती है, उनका अध्ययन किया जाता है, तो महत्वाकांक्षी छात्रों को हम लोग उपयोगी होंगे। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल, वहाँ से आप हमसे अपडेट रह सकते हैं। अब शुरू करेंगे मूल बात। जैसे आपको मॉडस ऑपरेंडी हमारी मालूम है, इंट्रोडक्शन से हम लोग बातों को शुरू करते हैं और फिर बाद में इंपॉर्टेंस एंड इम्पैक्ट तक पूरे फैसले को देखते हैं, जिनमें हम लोग पक्ष प्रतिपक्षों की जो उनका जो तर्क है, उनकी जो दलीलें हैं, उनको देखते हैं। अगर कोई कानूनी कोई मसला या मुद्दा इन्वॉल्व है इस इश्यू में तो हम लोग उसे देखते हैं, और अंततः हम जो है इसके प्रभाव और एवं इसके महत्व के बारे में बात करते हैं। अब शुरू करेंगे बैकग्राउंड से। जैसे मैंने आपको बताया 3 अलग अलग केस हैं, मगर तीनों का जो सब्जेक्ट मैटर है वो कॉमन है, वो है जुडिशियल अपॉइंटमेंट। ऑन 18 मार्च 1981, श्री शिवशंकर, the then law minister of India, issued a circular and addressed to the governor of Punjab and chief ministers of the other states. Objective of the circular, कहा गया है कि 18 मार्च 1981 में श्री शिवशंकर नामक एक लॉ मिनिस्टर थे, तब के केंद्रीय लॉ मिनिस्टर, केंद्रीय कानूनी मंत्री, उन्होंने पंजाब के गवर्नर और उनके चीफ मिनिस्टर दोनों को एक सर्कुलर जारी किया। देखिए इसका उद्देश्य क्या था। टू फर्दर नेशनल इंटीग्रेशन एंड टू कॉम्बैट नैरो पैरोकियल टेंडेंसीज ब्रेड बाई कास्ट, किनशिप, लोकल लिंक्स एंड एफिलिएशंस एक्सेट्रा। तो कुल मिलाकर यहाँ राष्ट्रहित को, राष्ट्रीय अखंडितता को, राष्ट्र की सर्वोपरिता को सर्वोच्च रखने के लिए यहाँ ये कदम इनके द्वारा उठाया गया था। और जो प्रदेश में जो जातिवाद, जो सगा संबंधवाद, जो नेपोटिज्म है, जो किंगशिप है, वो सारी चीज़ें जो चल रही थी उनको खत्म करने का प्रयास यहाँ किया गया। सजेशन ऑफ द सर्कुलर, 1/3 ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट शुड एज फार एज पॉसिबल बी फ्रॉम द आउटसाइड द स्टेट इन विच दैट हाई कोर्ट इज सिचुएटेड। यस, कहा गया कि भाई अगर हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करे जहाँ ये सारी चीज़ें छिपी है, ज्ञातिवाद है, वहाँ सगा संबंधीवाद है, लोकल लिंक्स एंड एफिलिएशन से स्थानिक उनके संबंध है, तो इनसे जुडिशरी को पर रखना है, सरकारी तंत्रों को पर रखना है। वैसे तो सारे सरकारी तंत्र पर होने चाहिए, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, मगर ये जुडिशरी हैज़ सम इम्पोर्टेंस। तो यहाँ हमें इस संदर्भ में देखना है। सर्कुलर में कहा गया था कि भाई 1/3 हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की 1/3 संख्या की निमणूक जो है वो बाहर के जजों से होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ टोटल नंबर ऑफ हाईकोर्ट जजेस 9 है कोई भी एक हाईकोर्ट में हाइपोथेटिकली, तो 1/3 यानी कि 3 हाईकोर्ट जजेस जो होंगे वो उस
होम स्टेट के बाहर से होंगे जहां वो हाईकोर्ट स्थित है। तो ये एक सर्कुलर की अनुशंसा थी। हाउएवर द सर्कुलर जनरेटेड हीटेड कंट्रोवर्सी। यस, मगर इससे एक विवाद उत्पन्न हो गया इस सर्कुलर से, ऐसे सरकारी आदेश से। सेवरल रिजोल्यूशंस वर पास्ड बाय बार एसोसिएशन अक्रॉस द कंट्री। यस, बार एसोसिएशन ने काफी सारा विरोध किया और काफी सारे उन्होंने ठराव जो है वो पारित किए पूरे भारत भर में। 8 writ petitions were filed in different high courts across the country. Yes, कुल 8 याचिकाएं भारत भर की अलग अलग हाई कोर्ट्स में दर्ज की गई। दिस पिटिशंस चैलेंज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द सर्कुलर। इन पिटिशंस में जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है इनको चुनौती दी कि भाई क्या यह सर्कुलर संवैधानिक दृष्टि से वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या नल एंड वॉइड है। एसपी गुप्ता वाज एन एडवोकेट प्रैक्टिसिंग इन हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद एंड वन ऑफ द पिटिशनर इन द केस। यस, एक पिटिशनर जो थे सबसे पहले मामले में 1981 के, वो थे एसपी गुप्ता और वो एक जाने माने वकील थे। इन द पिटिशन फाइल्ड इन द बॉम्बे हाई कोर्ट, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज रेस्पोंडेंट नंबर 1, प्रतिवादी थे, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज रेस्पोंडेंट नंबर 2। क्योंकि जैसे मैं मालूम है कि जो लॉ मिनिस्टर है वो अल्टीमेटली फॉल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्बिट में ही होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीतियों का, उनके निर्णयों का यहाँ अलग अलग मंत्रियों या मंत्रालयों के द्वारा कार्यान्वयन होता है। सेम गोन हियर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मंशा थी मगर लॉ मिनिस्टर ने उसको एग्जीक्यूट किया। तो लॉ मिनिस्टर वाज द फर्स्ट रिस्पोंडेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज सेकंड। बोथ ऑफ देम फाइल्ड ए ट्रांसफर पिटिशन फ्रॉम बॉम्बे हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। यस, इन दोनों ने, यानी कि लॉ मिनिस्ट्री ने और सरकार ने, केंद्र सरकार ने, दोनों ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए एक याचिका दायर की। बोथ ऑफ देम फाइल्ड, जो हमने देखा, दिस इज हाउ दिस रिट पिटिशन केम अप फॉर द हियरिंग बिफोर द 7 जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से मुद्दा पूरा हाईकोर्ट में था। हाईकोर्ट ने अभी अपना जो है कोई आखिरी फैसला नहीं दिया था, मगर उसके पहले जो प्रतिवादी थे, प्रतिवादी नंबर 1 और 2, इन दोनों के द्वारा इस याचिका के ट्रांसफर के लिए फिर से एक और याचिका कर दी गई और ऐसे ये पूरा मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो है नजर में आया। अपॉन हियरिंग द आर्ग्यूमेंट्स, दे डिक्लेयर्ड प्राइमेसी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडियाज रिकमेंडेशन ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर्स कैन बी रिफ्यूज्ड फॉर कॉन्जेंट रीजंस। यस, तो यहाँ कहा गया इन याचिकाकर्ताओं के द्वारा कि भाई जो सीजीआई का रिकमेंडेशन है, जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश है, उनकी अनुशंसा होनी चाहिए, उनकी सलाह लेनी या उनके साथ कंसल्टेशन करना अनिवार्य है जब आप जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स या ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। द रूलिंग गेव द एग्जीक्यूटिव प्राइमरी पावर ओवर द जुडिशरी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट। यस, दिस रूलिंग गेव द एग्जीक्यूटिव मोर पावर, ठीक है, इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट। तो अल्टीमेटली यहाँ जुडिशियरी एक तरीके से अलग थलग होनी चाहिए, आइसोलेटेड होनी चाहिए सरकारी अन्य अंगों से, तब जाके वो इफेक्टिवली और ट्रांसपेरेंसी से और अनबायस्ड तरीके से कार्य करेगी। मगर यहाँ तो उन जजेस की अपॉइंटमेंट ही अपने आप में यहाँ एग्जीक्यूटिव के नीचे आ गई, उनकी सत्ता में आ गई। However, this judgment was resented by many on the grounds that it violated the independence of judiciary, which itself is a basic structure of the constitution, as held in केशवानंद भारती केस। मगर इस रूलिंग से काफी सारे विशेषज्ञों का यह मानना था, एक ऐसा समूह था कि यह रूलिंग अपने आप में असंवैधानिक है, बिन संवैधानिक है, क्योंकि केशवानंद भारती में जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, एक जो है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के एक मूलभूत ढांचे की परिकल्पना हमें दी, उसका एक विचार हमें दिया, राइट। तो यहाँ एक समूह ऐसा था कि वो कहता था कि यह रूलिंग जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इन 1993 अगेन writ petition were filed in the Supreme Court for filling the vacancies in the higher judiciary. This writ petition brought into reconsideration the controversial judgment in SP Gupta case. Yes, तो 1993 में ये मुद्दा फिर से आया। अब जो सब्जेक्ट मैटर था, विषय वस्तु थी, वो सेम ही थी, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हायर जुडिशरी, मगर यहाँ जो मुद्दा था, इमीडिएट मुद्दा, वो थोड़ा सा बदल गया इन कंपैरिजन टू द मैटर ऑफ 1981 एसपी गुप्ता केस। ठीक है, यहाँ मुद्दा जो है वो थोड़ा सा बदला और एक्चुअली जो आधार है वो बदला, राइट। मुद्दा तो नहीं बदला, मगर जो मुद्दे के लिए जो आधार है, जो पहले केस में था वो भी अलग था, आधार, मुद्दा सेम था, मगर दूसरे केस में मुद्दा सेम होकर भी आधार जो है वो बदला, और आधार वो था फिलिंग फॉर द वैकेंसीज ऑफ द हायर जुडिशियरी। पहले में मुद्दा था सर्कुलर, लॉ मिनिस्टर का सर्कुलर,
और यहाँ मुद्दा है वैकेंसीज फिल करने का हायर जुडिशरी में। दिस केस इज नोन एज सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और सेकंड जजेस केस। यस, तो इसे वैसे कॉमन नेम इसका सेकंड जजेस केस है, जैसे 1981 वाला पहला जजेस केस है या एसपी गुप्ता केस है, वैसे ही है सेकंड जजेस केस या सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस भी आप उसे कह सकते हैं। दिस केस कंसिडर टू क्वेश्चंस। नंबर 1, द प्राइमेसी ऑफ द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया with regard to the appointment of the judges of Supreme Court and High Court and with regard to the transfers as well. And the second is justiciability of these matters, including the matter of fixation of the judge's strength in the High Court. Yes, तो कुल मिलाकर ये दो बिंदु यहाँ इस दूसरे मामले में रखे गए, जिनमें सबसे प्रथम तो चीफ जस्टिस का कंसल्टेशन होना जरूरी है, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्तियां हो या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्तियां हो या उनका ट्रांसफर हो, तबादला जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन अनिवार्य। और दूसरा जस्टिसिबिलिटी ऑफ दिस मैटर इंक्लूडिंग द मैटर ऑफ फिक्सेशन। यस, तो जस्टिसिबिलिटी भी होनी चाहिए कि भाई अगर हाईकोर्ट के जजेस का जो टेन्यूर है अगर फिक्स हो रहा है तो उसका कारण क्या है, वैलिड कारण इत्यादि चीज़ें जो है वो भी यहाँ लानी होगी। ऐसा दूसरे जजेस केस के आप कह सकते हो कि याचिकाकर्ताओं ने ऐसी मांगे रखी। इन सेकंड जजेस केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड, देखिए ये दूसरा फैसला है। इन ब्रीफ आगे हम लोग इन चीज़ों को बहुत ही विस्तृत देखने वाला है। इन द मैटर्स ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर्स ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट द रोल ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज प्राइमल इन नेचर। यस, ये बहुत ही प्राथमिक है, होना ही चाहिए, राइट। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह के बिना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों की नियुक्ति या उनका तबादला नहीं हो सकता, ऐसा यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मस्ट टेक इनटू अकाउंट द व्यू ऑफ 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यस, साथ में कोर्ट ने यह भी बताया कि भाई सीजीआई को यह सलाह अकेले नहीं देनी है, मगर इस सलाह देने के कार्य में उनको 2 अन्य जजेस की भी जो है सलाह लेनी है, उनके साथ कंसल्ट करके यह नियुक्तियां फाइनलाइज करनी है या नियुक्तियों के लिए रिकमेंड करना है। However, doubts arose about the interpretation of the law laid down by the Supreme Court. President was reduced to only an approver. Yes. इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस केस से प्रेसिडेंट की जो सत्ता थी, जो वास्तविक सत्ता थी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में, वो नाम मात्र की रह गई। अब यहाँ प्रेसिडेंट का कोई विशेष रोल नहीं रहा। Therefore, exercising his power under Article 143 of the Constitution of India, President of India made a special reference to the Supreme Court in 1998. Yes, तो इसीलिए यहाँ प्रेसिडेंट ने अपनी तरीके से एक सुओ मोटो, एक स्पेशल रेफरेंस यहाँ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया इस पूरे मुद्दे संबंधी। Arguments in SP Gupta case. The petitioner challenged against the validity of the circular letter which required the additional judges of the High Court to give their consent for being appointed as judges outside the state. They argued that consent in advance would reduce the consultation with the CJI, the Chief Justice of High Court and the Governor of the state to an illusionary and empty formality. Yes, उनका कहना था कि ये मात्र नाम मात्र की फॉर्मेलिटी है, मगर इससे कोई जो है प्रभाव होने वाला नहीं है। They contended that the circular letter held out a veiled threat to the additional judges that if they do not consent to their appointment as judges in the High Court other than their own, they may not be appointed as permanent judges at all and may be dropped on the expiration of their term of office. तो कुल मिलाकर यहाँ इन याचिकाकर्ताओं के द्वारा जो कुछ प्रश्न उठाए गए थे उनकी यहाँ सूची है, जिनमें कुछ जो सिटिंग जजेस थे तब के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, उनकी भी यहाँ जो है दास्तां है। उनको भी लग रहा था, वे भी इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे, वे भी असुरक्षित फील कर रहे थे कि हमें अब परमानेंट अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं मिल सकता। It was argued that to require a person whose name is to be recommended for initial appointment as a judge to give his or her consent for being appointed as a judge in another high court would be to introduce an irrelevant qualification for the appointment of judge. Yes, तो यहाँ कुल मिलाकर जो पूरा ढांचा था वो irrelevant था, क्वालिफिकेशंस और अन्य जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ही थी। तो इस पूरी जो है प्रक्रिया को यहाँ अब सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत थी, ऐसा याचिकाकर्ताओं को लग रहा था। On the other hand, the respondents, which means the Union of India, contended the petitioners have no locus standi in the case. It was argued that the transfer of judge from one high court to another results in vacation of his office and therefore must be constructed to be a fresh appointment. In other words, he could transfer only if he gives his consent and when he is first appointed to the
हाई कोर्ट। यस, तो यहाँ प्रतिवादी यानी कि सरकारी पक्ष ने अपनी तरीके से कुछ चीजें जो है वो कोर्ट के सामने रखी। इट वाज आर्ग्यूड दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू फंक्शन एज अ जज अनलेस द oath is operative. If a transferred judge has to take a fresh oath, then it is urged that the order of transfer would become a fresh appointment for which his consent would be required by necessary implication, as it is in the case for the first appointment under Article 217 subclause 1. Yes, तो सिंपली कहने का तात्पर्य यह है कि जजेस की नियुक्ति जब होती है तब उनको एक शपथ ग्रहण करने होते हैं जिनमें वे जो है भारत के प्रति, भारत की सरकार या भारत का एस्टेब्लिशमेंट के प्रति, भारत की सुरक्षा के प्रति, भारत के लोगों के प्रति, ठीक है, वे प्रेम और भावना रखेंगे और न्याय देने का प्रयास करेंगे। ऐसा एक ओथ उनको लेना पड़ता है। अब अगर ट्रांसफर हो गया तो जब वहाँ नई जगह पर वे जाएंगे तो वहाँ उनको फिर से एक ओथ लेना पड़ेगा बिफोर रिगेनिंग दैट ऑफिस, राइट। तो यहाँ सरकार कह रही है कि भाई जो ओथ ले रहा है दूसरी बार, भले ही ट्रांसफर हुआ तो वो फ्रेश अपॉइंटमेंट ही कही जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है। सो दिस इज सिंपली आर्ग्यूड बाय यूनियन ऑफ इंडिया। द जजमेंट इन एसपी गुप्ता केस, यस, 1981 के फर्स्ट जजेस केस का यह फैसला है। While allowing the writ petition, the Supreme Court was then struck down the circular letter dated 18th March 1981, yes, which was issued by the then law minister श्री शिव शंकर। तो उनका सर्कुलर जो है सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे नल एंड वॉइड जारी कर दिया। The Supreme Court gave a literal meaning to the word consultation appearing in Article 124 and 217. Yes, इन दोनों अनुच्छेदों में, भारतीय संविधान के इन दोनों अनुच्छेदों में कंसल्टेशन शब्द का जिक्र है कि भाई आपको अगर नियुक्ति करनी है तो इसके साथ कंसल्ट करना होगा, इसके साथ कंसल्ट करना होगा। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इस कंसल्टेशन शब्द के अर्थघटन का प्रयास किया। The court took the view that the opinion of CGI is merely consultative and the final decision in the matter of appointment of the judges is left to the executive. Yes, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि भाई देखिए ऐसा है कि अगर यहाँ सीजीआई का कोई ओपिनियन लिया जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, तो वो ओपिनियन, वो अभिप्राय मात्र और मात्र जो है प्रेसिडेंट की विवेक शक्ति के ऊपर या एग्जीक्यूटिव के विवेक शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो सलाह जो है वो लेनी है नियुक्ति की या नहीं लेनी है। अन्यथा जो फाइनल डिसीजन पावर है इट रेस्ट इनटू द एग्जीक्यूटिव विच मीन्स प्रेसिडेंट, क्योंकि आफ्टर ऑल प्रेसिडेंट से ही एग्जीक्यूटिव की शुरुआत होती है। तो यहाँ अपने आप में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पहले बिंदु में स्पष्ट कर दिया कि प्रेसिडेंट जो है वो ही आखिरी सत्ताधारी व्यक्ति है इन केस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स इन हायर जुडिशरी। अब आर्ग्यूमेंट इन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस दूसरा केस है जिसकी आर्ग्यूमेंट है रिकॉर्ड एसोसिएशन केस, यानी कि जो समुदाय थे, बार काउंसिल था, वो अब याचिका करता है और सामने यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो रेस्पोंडेंट यानी कि प्रतिवादी है। Petitioner submitted that SP Gupta case paid no attention to the mandate of Article 50 and its implications and effect on the interpretation of Article 124 and 217. Article 50 is the culmination of a long drawn out movement and a struggle for judicial independence. Petitioner submitted that to serve the basic structure of the independence of judiciary, the court through its decision must construe the word consultation as equivalent to कंकरेंस। यस, तो ये सरकार के द्वारा यहाँ कुछ भावनात्मक दलीलें रखी गई और उन्होंने बताया कि भाई यहाँ इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कोई उनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया, उसको यहाँ सुप्रीम कोर्ट भूल गई, ऐसा यहाँ सरकार का कहना है। ऑन द अदर हैंड द यूनियन ऑफ इंडिया आर्ग्यूड दैट आर्टिकल 50 कैनॉट बी अवेल्ड ऑफ विथ रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी। It was contended that if the primacy is given to the opinion to the Chief Justice expressed during the consultation, then Article 124 subclause 2 will become redundant. Yes, तो कुल मिलाकर सिंपली सरकार ये कह रही थी कि भाई यहाँ CJI का जो रोल है वो कम कर देना चाहिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, अन्यथा जो जुडिशरी है वो इफेक्टिवली कार्य नहीं कर पाएगी, इफेक्टिवली ऑपरेशन नहीं कर पाएगी, ऐसा यहाँ सिंपली जो प्रतिवादी थे, रेस्पोंडेंट थे, उनका कहना था। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेवरल सेफगार्ड्स फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, देयरफॉर पार्लियामेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव कैन आइदर इम्पेयर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी which is the basic structure of constitution, nor they can make any amendment in this constitutional provision. ठीक है, और
पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव कैन नेदर इम्पेयर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। यस, इन दोनों में से कोई भी, चाहे वो संसद हो, लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, कार्यकारिणी हो, दोनों की शक्ति नहीं है कि वे भारतीय न्याय तंत्र की आज़ादी या उनकी स्वतंत्रता स्वाधीनता छीन ले, पहला मुद्दा। दूसरा, वे इस संबंधी जो संविधान की प्रावधान है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें भी कोई फेरफार नहीं कर सकते। तो ये यहाँ कुछ उनका जो है अपना आप में उनकी दलीलें थी। अब जजमेंट आया इस ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस में। द 9 जज बेंच इन द सुप्रीम कोर्ट overruled the SP Gupta judgment. It held that in issues regarding the appointment of judges in higher judiciary, the opinion of CJI must be given primacy in order to minimize the executive influence in the judicial function. Yes, यानी 1981 का, 1993 and the last one is of 1998. देखिए यहाँ फैसला जो था वो था प्रेसिडेंट्स पावर। यहां सीजेआई पावर। यहां सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई प्रेसिडेंट जो है उसके पास आखिरी सत्ता है, एग्जीक्यूटिव के पास आखिरी सत्ता है। सीजेआई का जो ओपिनियन है वो नाम मात्र का ओपिनियन है, सरकार को अगर पसंद ना है तो वे नहीं ले सकते। 1983 में सीजेआई का जो ओपिनियन है वो तो होना ही चाहिए। अगर सीजेआई का ओपिनियन के विरुद्ध में प्रेसिडेंट ने कोई नियुक्ति की तो वो नियुक्ति अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल रहेगी। वो यहाँ इस दूसरे जजेस केस का फैसला है। द कोर्ट एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ द वर्ल्ड कंसल्टेशन बाय कंस्ट्रक्टिंग इट इन द इक्विवेलेंट टर्म्स विथ कंकरेंस। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर्स ऑफ द जजेस द रोल ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज प्रीमल इन नेचर। The Chief Justice must take into account the views of 2 senior most judges of the Supreme Court. Yes, मगर CJI का जो व्यू है वो महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है, मगर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का व्यू या जो अभिप्राय है, ओपिनियन जो है, वो अन्य 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ चर्चा विमर्श करके आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ये 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस का भी प्रावधान यहाँ इस दूसरे केस के फैसले में दिया। Constitutional questions asked in special reference case of 1988. यस, ये तीसरा बिंदु है। 1988 का जो स्पेशल रेफरेंस है, पूरा मुद्दा बना था, कोई मुद्दा वैसे था नहीं। Exercising his power under Article 143 of the Constitution, the President of India referred the following question to the Supreme Court. Yes, प्रेसिडेंट को कुछ सत्ताएं है कि वे इन पब्लिक इंटरेस्ट जब लगे, देश की जरूरत लगे, प्रदेश की समय की जरूरत लगे, तो वे ऐसे बिंदुओं को सुप्रीम कोर्ट के लिए रेफरेंस के लिए छोड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143, जिसका प्रयोग यहाँ प्रेसिडेंट ने किया। फर्स्ट, वेदर द एक्सप्रेशन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 217 सब क्लोज 1 एंड आर्टिकल 222 सब क्लोज 1 रिक्वायर्स कंसल्टेशन विद plurality of judges in the formation of the opinion of CJI, and or does the sole individual opinion of CJI constitute consultation with the meaning of the said articles? Yes, तो यहाँ ये पूछा गया कि भाई ये जो 2 जजेस की बात की गई थी, ठीक है, CJI के साथ, तो क्या ये चीज़ें जो है वो आज ज़मीनी स्तर पर लागू हो रही है? CJI का ओपिनियन क्या सिंगुलर CJI का ओपिनियन है या अलग अलग अन्य 2-3 जजों के साथ चर्चा विमर्श विचार करके जो है दिया हुआ निर्णय है? तो ये एक पहला प्रश्न था इस तीसरे मामले में। दूसरा प्रश्न, वेदर द ट्रांसफर ऑफ जज इज जुडिशियली रिव्यूएबल? क्या इट कैन बी क्वेश्चनड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ? ट्रांसफर ऑफ जज क्या कोई भी न्याय की अदालत में उसको चुनौती दी जा सकती है? इन लाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस। तो ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा, वेदर आर्टिकल 124 सब क्लोज 2 requires the CJI to consult only the 2 most senior judges, or whether there should be a wider consultation according to past practice? Yes, यहाँ जो SP गुप्ता के पास जो रिकॉर्ड ऑन एसोसिएशन केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई ये CJI का जो अभिप्राय है वो उनका अकेले का नहीं है, उनको 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों का अभिप्राय भी लेना चाहिए, उनके साथ चर्चा विमर्श करके नियुक्तियों के नाम जो है वो आगे भेजने चाहिए। तो यहाँ पूछा गया है कि क्या मात्र 2 ही सीनियर मोस्ट जजेस का कंसल्टेशन अनिवार्य है, या जो हमारी पुरानी प्रैक्टिस थी 2 से अधिक जजेस का विचार विमर्श, उनका निर्णय सुनकर, उनका अभिप्राय सुनकर कोई निर्णय लेना? तो ये भी एक प्रश्न है।
चौथा, whether the Chief Justice of India is entitled to act solely in his individual capacity without consultation with other judges of the Supreme Court in respect to all matters and information conveyed by the Government of India for non-appointment of judge recommended for an appointment. Yes, तो यहाँ ये भी एक प्रश्न है कि क्या CJI पूर्ण रूप से अपनी सत्ताओं का उपयोग करके अन्य दो जो वरिष्ठ न्यायाधीश है जिनके अभिप्राय लेने अगर वे ना ले चीफ जस्टिस, तो क्या वो नियुक्तियां वैलिड गिनी जाएगी, क्या वो नियुक्तियां कॉन्स्टिट्यूशनल गिनी जाएगी? तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर उसके बाद वेदर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंसल्टेशन बाय द सीजीआई विद हिज कलीग्स हु आर लाइकली टू बी conversant with the affairs of the concerned high court refers to only those judges who have that high court as a parent high court and excludes judge who had occupied the office of a judge or chief justice of that court on transfer. And last one, whether any recommendation made by CJI without complying with the norms and consultation process are binding upon the government of India or not. ठीक है, तो कुल मिलाकर ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ इस तीसरे बिंदु में पूछे गए थे। तो जजमेंट, अब जजमेंट की बारी है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट the expression consultation with the Chief Justice of India in Article 217 subclause 1 and 222 subclause 1 of the Constitution of India requires a consultation with plurality of judges in the formation of the opinion of Chief Justice of India. Yes, यानी कि CJI का ओपिनियन जो है उसका नाम मात्र CJI का ओपिनियन है, अन्यथा वो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के अभिप्राय से बना हुआ यह पूरा अभिप्राय होता है। राइट? दूसरा बिंदु, द ट्रांसफर ऑफ जजेस इज जुडिशियली रिव्यूएबल only to this extent. That is, the recommendation that has been made by the Chief Justice of India in his behalf has not been made in consultation with the four senior-most judges of the Supreme Court, and or that reviews the Chief Justice of the concerned High Courts have not been obtained. Yes, तो यहाँ दो बिंदु है जहाँ कोई भी न्यायाधीश के तबादले को चुनौती दी जा सकती है कानून की अदालत में। ठीक है, जिनमें एक है जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी नियुक्ति के लिए सलाह दी है मगर उसमें उस अभिप्राय में अन्य जजों का अभिप्राय नहीं लिया, उन्होंने अकेले ही डिसाइड किया। अगर ये पहला बिंदु, और दूसरा कि जिस हाईकोर्ट में ट्रांसफर होने जा रही है अगर वहाँ के चीफ जस्टिस का कंसल्टेशन नहीं लिया तो भी यहाँ ये जो ट्रांसफर है वो जस्टिसिएबल है। तो ये दो बिंदु यहाँ पहले देखें। फिर तीसरा बिंदु कहता है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मस्ट मेक ए रिकमेंडेशन टू अपॉइंट ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड टू ट्रांसफर ए चीफ जस्टिस और जज ऑफ ए हाई कोर्ट इन कंसल्टेशन विथ फोर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फोर सीनियर मोस्ट, जो दो थे एसपी गुप्ता में, रिकॉर्ड ऑन एसोसिएशन में एसपी गुप्ता में तो प्रेसिडेंट का ही पावर था, जजेस के पास पावर ही नहीं था, उनके ओपिनियन, उनके अभिप्राय का कोई महत्व ही नहीं था। मगर वो महत्व, चीफ जस्टिस के अभिप्राय का महत्व दूसरे केस से, यानी कि 1993 के केस से बड़ा, फिर बाद में वो यहाँ इस स्पेशल रेफरेंस 1998 में तो ये और ज़्यादा हो गया। एंड सीजीआई का ओपिनियन में जो दो चाहिए वो अब दो की बदले चार वरिष्ठ न्यायाधीश हो गए। एज फार एज अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इज कंसर्न, द रिकमेंडेशन मस्ट बी मेड इन कंसल्टेशन विद टू सीनियर मोस्ट जजेस। यस, तो यहाँ इस तरीके के जो है प्रावधान हमारे सामने रखे गए हैं जो हमारे लिए, हमारी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, साथ ही इन कानूनों को समझने के लिए, भारत का कानूनी ढांचा समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है। फिर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट एंटाइटल्ड टू एक्ट सोलेली इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी। यस, उनको अकेले अपनी क्षमता से कोई भी सलाह देनी, कोई भी अभिप्राय देना बाधित है, मगर उनको सबको साथ में मिलकर एक अभिप्राय बनाकर देना है। विदाउट कंसल्टेशन विद अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन रिस्पेक्ट of materials and information conveyed by the government of India for non-appointment of a judge recommended for appointment. And then the requirement of a consultation by Chief Justice of India with his colleagues who are likely to be conversant with the affairs of the concerned High Court does not refer only to those judges who have the High Court as a parent High Court. It does not exclude the judge who occupied the office of a judge or Chief Justice of that High Court on that transfer. Yes, तो कुल मिलाकर यहाँ ये एक ट्रांसफरिंग के लिए कंसल्टेशन के प्रावधान है और कहा गया है कि किस तरीके का प्रावधान, चाहे वो हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति हो, या दोनों कोर्ट के जजों के तबादले का मामला हो या ट्रांसफर का मैटर हो। The views of the judge consulted should be in written and should be conveyed to the government of India by Chief Justice of India along with his view to the extent set out in the body of his opinion. Yes, ये मात्र जो व्यू है अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के, ये मात्र मौखिक नहीं है, मगर इट शुड बी इन रिटन
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह सारे रिटन डॉक्यूमेंट्स अपने ओपिनियन के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजने होंगे, तब गवर्नमेंट को या पब्लिक को लगेगा कि यस, इनमें सारे व्यूज को लेकर सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज का या वरिष्ठ जज का व्यू है। फिर द चीफ जस्टिस इज ऑब्लिग्ड टू कंप्लाई विद द नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंसल्टेशन प्रोसेस। यस, बट ऑब्वियस है, वो तो वे बंधे हुए ही होंगे। जो प्रक्रिया यहाँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रस्तावित की गई है, जो कानूनी प्रक्रिया है, विधि के द्वारा प्रस्तावित की गई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो उनको ऑब्लिगेटरी रहेंगे। एंड लास्टली, द रिकमेंडेशन मेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विदाउट कंप्लाइंग विद द नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंसल्टेशन प्रोसेस आर नॉट बाइंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट। परंतु अगर जो स्थापित प्रक्रिया के अलावा अगर कोई न्यायाधीश ने अपनी सलाह दे दी, कि कोई भी न्यायाधीशों की मुख्य न्यायाधीश ने अपनी अगर सलाह दे दी कोई अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो है हायर जुडिशरी में, तो ऐसे में कंसल्टेशन के बिना दी हुई सलाह जो है वो यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा उसका अनुपालन मैंडेटरी नहीं, यानी कि वे अगर चाहे तो कर सकते हैं, अगर ना चाहे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट बाइंडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विदाउट कंसल्टिंग सीनियर जजेस। तो ये पूरा मामला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब यहाँ इंपॉर्टेंस एंड इंपैक्ट में देखना है, जिनमें इंपॉर्टेंस में एक बिंदु है, थ्रू दिस केसेस बाय प्रोसेस ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन द कॉलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस केम इनटू एग्जिस्टेंस। यस, कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, एक कोर्ट के अंदर ही उनके जजों के द्वारा ही बनाई गई हुई एक ऐसी इकाई जिनमें 5 मेंबर्स रहते हैं, जिनमें यहाँ CJI रहते हैं। ठीक है, अध्यक्ष इस पूरी इकाई के। दूसरी बाजू हमारे पास इसके इंपैक्ट की बात है, इसका प्रभाव क्या क्या पड़ा। सबसे प्रथम बिंदु, डाउट्स आर रेज्ड दैट इवन द कॉलेजियम ऑफ जजेस आर प्रोन टू इररिलेवेंट कंसिडरेशंस इन द मैटर ऑफ सिलेक्शन। यस, यह भी एक शंका है कि यहाँ जो कॉलेजियम का जो ढांचा बनाया गया, वो ढांचा भी अपने आप में कहीं ना कहीं प्रभावी है, कहीं ना कहीं गैर रीति के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो है वो फेयर एंड फ्री नहीं हो रही है, मुक्त और निष्पक्ष नहीं हो रही। दूसरा बिंदु, कॉलेजियम सिस्टम हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड एलिगेशंस ऑफ अनफेयरनेस। यस, कॉलेजियम के ऊपर पहले तो वो बिन पारदर्शी है, ऐसा ठप्पा लगा है, और दूसरा उनके द्वारा जो नियुक्तियां की जाती है उनमें काफी बार निष्पक्षता हमें देखने को मिली है, और कॉलेजियम के ऊपर निष्पक्षता के आरोप भी काफी सारी बार लगे हैं। तो ये बात हमें यहाँ समझनी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने इसको बदलने का प्रयास किया था, मगर वो प्रयास जो है वे उस प्रयास में सफल नहीं रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन कर दिया और कॉलेजियम सिस्टम को बरकरार रखा। टू करेक्ट दिस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NGAC एक्ट एंड 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यस, तो इस अधिनियम के जरिए सरकार जो है वो कॉलेजियम को तहस नहस करके एक नई इकाई, एक नई निकाय बनाना चाहती है, जिसका नाम है NGAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। परंतु जैसे मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में इंटरवेंशन करके इसको रद्द कर दिया। However, they declared unconstitutional by the Supreme Court as they comprised judicial compromise, I'm sorry. So the old collegium system still continues. Yes, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई यहाँ जो न्यायपालिका की या न्यायतंत्र की स्वतंत्रता है वो यहाँ कहीं ना कहीं कम हो रही है, एग्जीक्यूटिव के हाथ में चीजें जो है वो ज्यादा आ रही है विथ NGAC। तो इसीलिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द करके कॉलेजियम सिस्टम, पुरानी कॉलेजियम सिस्टम को ही बरकरार रखा। तो यही सारी चीजें थी यहाँ 3 जजेस केस में। बहुत ही पॉपुलर केस है, प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी के लिए भी महत्वपूर्ण है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के तत्व भी हमें यहाँ से जानने को मिलते हैं, एवं सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन भी हमें देखने को मिलता है। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे इसी श्रृंखला के एक और उपाख्यान में, एक और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले एवं अर्थघटन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए गोरखपुर UPSC। जय हिंद।